हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोग जिस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे थे, मैंने उस चैनल का कोई भी नाम नहीं रखा था, और बड़े ही सोच विचार के बाद मैंने इस चैनल का एक नाम रख दिया है, और यह नाम है अर्क। अब देखो, अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क का अर्थ होता है राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य। जैसा आप सभी को जानकारी है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एवरी बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं, सभी पिंडों की ऊर्जा का अनंतिम स्रोत है सूर्य। और इसलिए सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य विकास का प्रतीक है, सूर्य जीवन का प्रतीक है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस चैनल इज इंटेंडेड टू एनर्जाइज योर लाइफ, एनर्जाइज योर एनवायरनमेंट, एनर्जाइज योर डेस्टिनेशन। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो वातावरण है, इन सब को ऊर्जा से भरना इस चैनल का लक्ष्य है। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपका सक्रिय सहयोग मिलता रहा तो हम लोग इस कार्य में ज़रूर सफल साबित होंगे। आपका जीवन ऊर्जावान बने, आप भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ो। मैं इसी उद्देश्य के साथ में ये चैनल मैंने शुरू किया है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, देखिए, मंडे से हमारी जो है रेगुलर क्लास चलेगी। अभी तो हम लोग ऐसे एक दो वीडियो में डाल दे रहा हूं, तो मंडे से आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी मंडे अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन आपकी रहेगी मैथ्स और इंग्लिश की क्लास। और जो बुधवार और जो आपका मंगलवार और बृहस्पतिवार है, इस दिन आपकी पॉलिटी और करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जिस जाति आधारित गणना पर रोक लगाई गई, उसके मोबाइल ऐप का नाम क्या है? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस ऑफ बिहार? ए बिजागा, बी विशाखा, सी बिजासा और डी बितासा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, लोगों की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं की जानकारी सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों की संख्याओं की जानकारी सरकार को नहीं होगी, सरकार किसी भी प्रकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक परिचालन नहीं कर पाएगी। एंड दैट इज वाई फॉर एवरी 10 years वी डू सम काइंड ऑफ सेंसस। और यही कारण है कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जो है जनगणना कराई जाती है। लेकिन भारत में देखो, भारत जो है वह धर्म और जातियों में बटा हुआ एक राष्ट्र है, और यहाँ पे धर्म और जाति के नाम पर लोगों के बीच में प्रेम संबंध ही बढ़ते हैं और वैमनस्यता भी बढ़ती है। साथ ही साथ कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वह जातीय धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक बना रहे हैं, और
लोगों के बीच में वैमनस्यता का बीज भी बोते हैं, जिससे कि वह अपने स्वार्थ की सिद्धि कर सके। इसलिए जो जाति आधारित जनगणना है, वो जनगणना को बहुत प्रेफर नहीं किया जाता, और यही कारण है कि भारत में जब आज़ादी पाई तो 1948 में हम लोगों ने एक सेंसस एक्ट बनाया था, सेंसस एक्ट 1948। और उस सेंसस एक्ट 1948 के बाद भारत में 1951 से जनगणनाएँ हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि जनगणना जो 1951 से भारत में हुई, उसके बाद भारत में 2011 के पहले जाति आधारित कोई भी जनगणना नहीं हुई थी। भारत में जाति आधारित जनगणना जो है यह 2011 में पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार हुई। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य ने भी अभी उन्होंने 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई। और इस जाति आधारित जनगणना में उनका ये कहना है कि बिहार में जो 234 जातियाँ हैं, इन जातियों की जो संख्या है, उस संख्या के बारे में सरकार को सही से जानकारी होनी चाहिए। सरकार को जब तक इन जातियों की सही जानकारी नहीं होगी, वह उनके बारे में चलाए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को सही से परिचालित नहीं कर पाएगी। और इसलिए 7 जनवरी 2023 को बिहार राज्य ने जो बिहार में जातियां हैं, उन जातियों की गणना के लिए एक कार्यक्रम चलाया, और उसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाई, जिस मोबाइल ऐप का नाम रखा गया है बिजागा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम प्रश्न की बात करें कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जिस जाति आधारित गणना पर रोक लगाई गई, उसके मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप का नाम है बिजागा। BIZAGA। बिजागा का मतलब यहाँ हो गया BI से हो गया बिहार, JA से हो गया जाति, और GA से हो गया गणना। तो बिहार जाति गणना। तो यह जो है बिहार कास्ट जो सेंसस है, इसका नाम जो है इसका नाम है बिजागा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी 4 मई 2023 को भारत के पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। पटना उच्च न्यायालय का यह कहना है कि बिहार की सरकार ने कंटीजेंसी फंड के 500 करोड़ रुपए इस जनगणना में खर्च किया। इसकी कोई भी इसकी अगर देखा जाए तो इसका संवैधानिक और इसका सामाजिक किसी प्रकार का कोई भी महत्व समझ में नहीं आता। पटना उच्च न्यायालय का कहना है कि अगर हम देखें तो बिहार राज्य को इस प्रकार की जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सेंसस एक्ट 1948 के माध्यम से जो जनगणना है वह वास्तव में केंद्र का दायित्व है। और यदि हम बात करें भारत के केंद्रीय सूची, राष्ट्रीय संघ सूची में, तो जनगणना को केंद्रीय सूची में रखा गया है। इस प्रकार से पटना उच्च न्यायालय का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ बात है। और दूसरी बात है कि इससे समाज में जो जातिगत जब आते हैं तो जो राजनीतिक दल हैं उनको एक इक्वेशन बनाने में आसानी होती है, और इस प्रकार से वे जातियाँ जो संख्या में कम होती हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दिया। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जिस जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई, उसके मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो उसके मोबाइल का नाम है बिजागा। आपसे पूछा जाए कि बिजागा का फुल फॉर्म क्या है, तो हो गया बिहार जाति गणना। एक बात और बता दूं कि यह आपका 7 जनवरी 2023 से यह शुरू किया गया था, और पटना न्यायालय ने इसको 4 मई 2023 को इस पर रोक लगा दिया। हालांकि यह रोक जो है, यह रोक अभी प्रोविजनल है, यह इंट्रीम रोक है, यह पूर्ण रोक नहीं है। आगे बिहार राज्य को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत है, तो वह आगे जो है अपील कर सकती है। हालांकि अभी इस पर रोक लगा हुआ है। तो यह पहला आपका क्वेश्चन होगा कि पटना उच्च न्यायालय पर जिस जाति आधारित जनगणना रोकाई गई, उसके मोबाइल ऐप का नाम क्या, मोबाइल हो गया बिजागा बिहार जाति गणना। यह शुरू हुआ था 7 जून 2023 को, और पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई 2023 को इस पर रोक लगा दिया। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना की गई थी। In which year first time caste-based census was carried out in India? A 1871, B 1881, C 1921 और D 1931। देखो, आप लोगों को जानकारी है कि भारत में जनगणना जो है लॉर्ड मायो के वायसराय काल में 1872 में आरंभ किया गया था। फिर 1881 में जब लॉर्ड रिपन का काल आया, तो लॉर्ड रिपन ने भारत में
प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के प्रावधान कराए और प्रत्येक वर्ष में जनगणना होने लगी। तो 1881 में जो जनगणना हुई थी, वो जनगणना जो जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो भारत में प्रथम जो जातिगत आधारित जनगणना है वो हो गया 1881 में। दूसरी बात बताना मैं चाहूँगा कि जो अंतिम ब्रिटिश काल में जो अंतिम जनगणना हुई वह जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई और उसका मुख्य उद्देश्य था कि 1935 के भारत सरकार अधीन में प्रांतों को जो स्वायत्तता दी गई थी और प्रांतों के 1582 सीटों के चुनाव होने थे, उसमें 148 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के रिजर्व करके रखे गए थे, उनकी पहचान करनी थी और उसने जाति आधारित जनगणना कराई ब्रिटिश लोगों ने 1931 में। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो स्वतंत्र भारत में कोई भी जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई थी। 2011 में जब भारत में जनगणना हो रही थी तो उसको अलग से जाति आधारित जनगणना कराई गई जिसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भारत में 2011 में कराई गई और जिसमें बताया गया कि भारत में यदि हम जातियों, उपजातियों, गोत्रों और जो उपनाम है उनको हम सम्मिलित कर लें तो भारत में कुल 46 लाख जातियां हैं। 2015 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके पीछे कारण यह था कि ऐसा करने से शायद भारत में जातिता जो है विद्वेष बढ़ता, भारत में राजनीतिक दलों को जो है अपने राजनीतिक एजेंडे को गलत तरीके से सेट करने में मदद मिलती, तो इसलिए नहीं किया गया। सिर्फ जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनकी संख्या बता दी गई कि अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो बढ़ के 18.48 हो गई है, तो 18% हो गया है और जो जनजाति है वो भारत में 10.5% हो चुके हैं। बाकी बात जाति आधारित यहाँ पर जो आंकड़े हैं भारत सरकार ने उसको पेश नहीं किया। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन में बात करें कि इस वर्ष भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना की गई, तो अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न में करूँ तो आपसे एक एक प्रश्न का मैं जवाब आपको देता हूँ। पहला तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया आपका बी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फर्स्ट सेंसस जो है वो जाति आधारित जनगणना 1881 हो गया, भारत में पहला सेंसस, फर्स्ट सेंसस भारत में कब हुआ, तो भारत में जो फर्स्ट सेंसस है यह भारत में प्रथम जनगणना जो है यह हो गया आपका 1872 में लॉर्ड मायो के काल में इसको किया गया था। दूसरी है कि भारत में जो फर्स्ट जाति आधारित जनगणना 1881 हो गया, लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब हो गया कि जाति आधारित जनगणना। तो कास्ट बेस्ड जो सेंसस है यह भारत में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस का हुआ, तो जाति आधारित जो अंतिम जनगणना ब्रिटिश काल में हुआ 1931 में। यदि हम लोग भारत के इंडिपेंडेंट भारत की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस कब किया गया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है वो कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुआ यह कराया गया 2011 में। अब सवाल ये है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस, जो कास्ट इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत में जो कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 में कराया गया, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस अर्थात सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसमें प्रश्न पूछा जाए कितने जातियों, उपजातियों और उपनामों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, तो यहाँ पर हो गया 46 लाख लगभग के बराबर। इसमें जो अनुसूचित जाति SC है इसकी संख्या जो है वो 80% से लगभग हो गया है और जो ST है इसकी जनसंख्या आपकी लगभग 10.5% हो गई है। इसका जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को 2015 में आपको जारी किया गया। तो फिर से एक बार किस वर्ष भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना की गई, आंसर हो जाएगा 1881। दूसरा हो गया कि भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार कब कराई गई, 1881 हो गया। तीसरा होगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी, तो 1872 में, और किसके काल में कराई, तो लॉर्ड मायो के काल में कराई गई। भारत में अंतिम जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश काल में कब कराई गई, 1931 में कराया गया। भारत में स्वतंत्र भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई, तो 2011 में, और उसका नाम क्या रखा गया था, तो 2011 का नाम रखा गया था सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस।
जिसमें 46 लाख जातियों उपजातियां गोत्र और जो उपनाम है उसकी पहचान की गई है। और उससे बताया गया अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या है वह यहाँ पे बढ़ चुकी है। अनुसूचित जातियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या 18% लगभग हो चुकी है और जनजाति जो है वो 10.5% हो चुके हैं। 2015 में ये आंकड़े जो है जारी किए गए। हालांकि अन्य जातियों के बारे में जो गणनाएं हैं जो है नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कहा गया कि एक से इतना बताया गया कि 2% जो है इसमें ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और किसी जाति में बटे हुए नहीं है, और बाकी बात भारत में जो ला और लिस्ट है वो सब जनरल या समान वर्ग में आने वाले लोग हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मणिपुर की जो मित्ती समुदाय के लोगों का प्रतिशत कितना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मित्ती कम्युनिटी इन मणिपुर। देखो मैं आपको बता दूं कि मणिपुर भारत का नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में यह एक बड़ा ही शानदार राज्य है। यहाँ से बड़े बेहतरीन खिलाड़ी आपके भारत के राष्ट्रीय पटल पे आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उन्हें शिरकत करके भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है। मैं बताऊं कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। अगर हम बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर भारत का 23वां बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कुकी, नागा और मीती समुदाय के लोग रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो कुकी और नागा लोग हैं वे ट्राइबल कम्युनिटी में आते हैं। उनको शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत वहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो। लेकिन वर्ष 2012 में एक समिति है जिसका नाम है शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी। तो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी 2012 में मिती समुदाय के लिए आरक्षण की बात की। यह आरक्षण का जो आंदोलन वहां पर भी धीरे धीरे मिती समुदाय में जोर पकड़ रहा था। इसी बीच में अभी हाई कोर्ट ने यह कह दिया वहां के सरकार से कि आप 4 सप्ताह के भीतर मिती समुदाय के लोगों की रिपोर्ट दें और साथ ही साथ उनको रिजर्वेशन देने के लिए क्या किया जा रहा है इसके बारे में बताया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये खबर फैली तो खबर के फैलती जो कुकी और नागा लोग थे उन्होंने और जो आदिवासी समुदाय वहाँ पर उन्होंने ग्रुप बना करके वहाँ पर आगजनी शुरू कर दिया और जिससे पूरा का पूरा मणिपुर है वो डिस्टर्ब हो गया। अंत में धारा 144 के माध्यम से जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने वहाँ के मजिस्ट्रेट या जो दंडाधिकारी हैं, चाहे वो SDM हो, चाहे DM हो, चाहे तहसीलदार हो, उनको यह अधिकार दिया गया कि जो भी मजिस्ट्रेट पावर में रहेगा उसको शूट एंड साइट का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो मिती समुदाय के लोग हैं मणिपुर में उनका प्रतिशत कितना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वे बहुसंख्यक है और इसका प्रतिशत जो है वो 53% है। इनका जो परसेंट है ये 53% है। तो मिती समुदाय के लोग 53% हैं। राजनीतिक तो एक प्रकार से आप कर सकते हो बहुसंख्यक हैं। दूसरी बात है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वहाँ की विधानसभा की जो 60 सीटें हैं, 60 सीटों में वहाँ पर 40 सीट जो MLA वहाँ पर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वे मिती समुदाय से ही आते हैं। और इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि शायद मिती समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से नागा और कुकी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। देखिए हमने व्यवस्था बनाई है तो हमें व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ेगा और यदि हम व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो यह जो है अराजकता की स्थिति हो जाएगी, नारकी हो जाएगी और जंगल राज्य बन जाएगा। इसलिए जो अगर हमें कोई शिकायतें हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसका संवैधानिक उपाय है, संवैधानिक तरह, और किसी भी चीज़ का तुरंत उपाय इतने बड़े देश में नहीं मिल सकता। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हम लोगों ने देखा कि मणिपुर के मिती समुदाय के लोगों का प्रतिशत कितना है तो 53% हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि मणिपुर भारत का जो है 23वां क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर 23वां बड़ा राज्य है। वहाँ की 60 विधानसभा की सीटों पर 40 विधानसभा की सीटों पर जो है वो मिती समुदाय के लोगों का कब्जा है और वहाँ पर वह 53% है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम सर्वप्रथम किसने आकाशवाणी रखा था। हु एट फर्स्ट यूज द नेम आकाशवाणी फॉर ऑल इंडिया रेडियो। A. महात्मा गांधी, B. जयप्रकाश नारायण, C. रविन्द्रनाथ टैगोर और D. चित्तरंजन दास। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1901 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। तो रेडियो जो है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से रेडियो का प्रसार होने लगा और भारत में भी 1923 में रेडियो 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के माध्यम से रेडियो का पहला प्रसारण शुरू किया गया था। ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे। 1930 ईस्वी के आते तक जितने भी रेडियो का प्रसारण करने वाली संस्थाएं थी वो आपको लिक्विडेट हो गई। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई
और ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, जब यह 1936 में स्थापित हुआ तो 1939 में सब कलकत्ता के शॉर्ट वेव स्टेशन का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ पर शिरकत की और उन्होंने उसके लिए कविता लिखी थी, जिस कविता में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? आकाशवाणी का मतलब ये होता है कि मैसेंजर ऑफ द गॉड, messenger of the God who has brought some messages from the heavenly being, जो ईश्वर है, ईश्वर से वह कुछ संदेश लेकर के आया है, जिसको आप देवदूत कह सकते हो, और यह देवदूत जो है जो लेके आता है उसको आकाशवाणी कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर के द्वारा जो बातें बताई जाती है उसको हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। तो पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि भारत को जब आज़ादी मिल गई तो 1957 में ऑफिशियली ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है वह आकाशवाणी रख दिया गया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का प्रयोग भी होता था। अंग्रेजी जो न्यूज़ आते थे उसको ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था इसको, और हिंदी वाले में उसको आकाशवाणी कहा जाता था। लेकिन अभी अभी भारत की सरकार ने वर्ष 2023 के मई के महीने में भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो अब आकाशवाणी है यही सब प्रयोग किया जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम बदल के हो गया आपका ऑल इंडिया रेडियो की जगह पर अब सिर्फ आकाशवाणी। तो यहाँ पे हो गया कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम सर्वप्रथम किसने आकाशवाणी रखा था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया वो आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार रेडियो, तो फर्स्ट रेडियो भारत में कब स्टार्ट हुआ? तो भारत में फर्स्ट रेडियो की शुरुआत हुई 1923 में। और इसको शुरुआत करने वाला संस्था कौन थी? तो शुरुआत करने वाली संस्था का नाम है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब। और यह जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब है, बाद में यदि जब लिक्विडेट हो गया तो भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। और यह जो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को। इसके लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आकाशवाणी शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने 1939 में पहली बार आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कि ऑफिशियली ऑल इंडिया रेडियो का जो है ऑफिशियली इसका नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो इसका उत्तर जाएगा 1957 में। और ये आकाशवाणी भवन जो है दिल्ली बनाई गई, तो ऑफिशियली जो 1957 में यह शुरू हुआ। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो भारत का रेडियो है, यह भारत का रेडियो जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इट इज द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, और सबसे अधिक भाषाओं में जो प्रसारण होता है वो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से होता है। और आकाशवाणी का नाम जो है 2023 में, मई 2023 में इसका नाम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रख दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम सर्वप्रथम किसने आकाशवाणी रखा? ये होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो किसका है, तो यह रेडियो जो है भारत का है, जो 420 रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रसारण का काम जो है वो करवाता है। और सबसे अधिक भाषाओं में जो है रेडियो से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वह जो है आकाशवाणी के माध्यम से होता है। भारत में पहला रेडियो 1930 में आया, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना 8 जून 1936 में की गई। यह प्रसार भारती के अधीन काम करता है। और आकाशवाणी जो है इसका नाम रखा गया 1939 में, इसको आकाशवाणी पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से 1957 में इस नाम को ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपना लिया। लेकिन वर्ष 2023 में अब यह नाम जो है सिर्फ और सिर्फ का नाम रहेगा आकाशवाणी, अर्थात इसका नाम जो है अब ऑल इंडिया रेडियो नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, समाप्त हो गया।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि भारतीय मूल के अजय पाल बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें अमेरिकी नागरिकता का प्राप्त। इंडियन बोर्न अजय पाल बंगा हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक व्हेन ही गॉट अमेरिकन सिटीजनशिप, A 2002, B 2005, C 2007 और D 2010। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक जो है वह जो है वो आपको जैसी जानकारी है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक दुनिया के जो तमाम देश हैं उन देशों और संस्थाओं को यह लंबे समय का ऋण मुहैया कराती है, साथ ही साथ यह रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्संरचना के लिए भी यहाँ पर देशों को ऋण देती है। साथ ही साथ यह समय समय पर आंकड़े जारी करती है ताकि दुनिया का अर्थव्यवस्था के हालात पर जो है वह नजर रखी जा सके। तो दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है विश्व बैंक। इस विश्व बैंक का जो कार्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। तो अभी क्या किया गया कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय पाल बंगा, उनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पहले बता दूं कि अजय पाल जो बंगा हैं यह भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पद दिया गया है। भारतीय मूल का कोई भी पहला व्यक्ति है जिसको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बात है कि अजय पाल बंगा का जन्म जो है अजय पाल बंगा जो है वो आपके पंजाब राज्य से आते हैं। उनके पिताजी सेना के अधिकारी थे और उस कारण से उनकी शिक्षा दीक्षा अलग अलग जगहों पे हुई और बाद में उन्होंने MBA की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद से प्राप्त किया और उसके बाद अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और यही कारण है कि उनको 2000 जून को जो है वहाँ पे अमेरिका में उनको काफ़ी तवज्जो दिया गया और वर्ष 2007 में उनको नेशनलाइजेशन मतलब जो उदासीनीकरण है उसके माध्यम से अमेरिका की नागरिकता मिल गई। मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की नागरिकता उदासीनीकरण के माध्यम से व्यक्ति को दो तरीके से मिल सकती है। पहला कि अगर व्यक्ति ग्रीन कार्ड होल्डर है और व्यक्ति 5 वर्ष अमेरिका बिता लेता है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, और या फिर व्यक्ति ग्रीन कार्ड होल्डर है और उसने अमेरिका की किसी नागरिक शादी कर लिया है तो 3 वर्ष के बाद उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो उनको उदासीनीकरण के माध्यम से वर्ष 2007 में नागरिकता मिल गई। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 हो गया उसका आंसर हो गया 2007 सी। आंसर होगा सी कि भारतीय मूल के अजय पाल बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई 2007 में। अगर मैं बात करूं तो अजय पाल जो बंगा है, अजय पाल बंगा इनका जो नेटिव स्टेट है, अजय पाल बंगा का जो नेटिव स्टेट है वो उनका नेटिव स्टेट है आपका पंजाब राज्य। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहाँ से MBA की डिग्री प्राप्त किया, तो इनको जो MBA की डिग्री मिली है वो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से मिला हुआ है। अहमदाबाद से इनको IIM की डिग्री जो MBA की डिग्री मिली और वर्ष 2007 में इन्होंने नेचुरलाइजेशन के माध्यम से यूएस सिटीजनशिप, इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिटीजनशिप या नागरिकता जो है प्राप्त हुई है। नागरिकताओं को उदासीनीकरण के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भारतीय मूल के जयपाल बंगा। और मैं बता दूं जयपाल बंगा भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्ल्स तृतीय के राज्यारोहण समारोह में किसने उन्हें पुनेरी पगड़ी उपहार स्वरूप भेजा है? Who has gifted पुनेरी टर्बन एंड अपरान to Charles III for his coronation ceremony? A मुकेश अंबानी, B गौतम अडानी, C डब्बावाला और D राज ठाकरे। देखो मैं बता दूं कि चार्ल्स तृतीय जो ब्रिटेन के महाराज हैं, ब्रिटेन में आपको पता है कि ब्रिटेन में जो है वह राजशाही है और वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो राजशाही है तो उस राजशाही में जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं उन कॉमनवेल्थ नेशंस के वो जो है वो इनबॉर्न अध्यक्ष बाईपदीय अध्यक्ष माने जाते हैं और साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ ऑफ रेलम है वहाँ के महाराजा माने जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो आपका जो चार्ल्स तृतीय हैं, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उनको वहाँ का राजा घोषित किया गया और वहाँ के वो राजा बनाए गए हैं, लेकिन उनका कोरोनेशन, उनका राज्यारोहण जो है समारोह नहीं हुआ था। तो उनका राज्यारोहण समारोह जो है आज 6 मई है, तो 6 मई 1946 को उनका 6 मई 2023 को इनका राज्यारोहण समारोह होना है।
इस राज्यवंश समारोह में दुनिया के तमाम जगहों से उनके लिए कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेजा गया है, और इसी कड़ी में भारत से भी उपहार गया है। और उपहार भेजने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके डब्बावाला। डब्बावाला मैं बता दूं कि वर्ष 1890 में एक व्यक्ति थे महाराष्ट्र के, जिनका नाम था महादेव हवाजी बच्चे। तो महादेव हवाजी बच्चे 1890 में 100 टिफिन के साथ में वहाँ पे लंच बॉक्स का काम शुरू किया, और देखते देखते उनका मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त हो गया कि मैं बताना चाहूँगा कि आज की अगर हम तारीख की बात करें तो आज लगभग आपको 45,000 से 50,000 डब्बा वाले काम करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1.25 लाख से लेकर के 2 लाख तक डब्बे की सप्लाई जो है मुंबई के अलग अलग जगहों पे प्रतिदिन की जाती है। इनका मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है कि दुनिया में लोग जो है वह इस बात को सुन करके हक्के बक्के रह जाते हैं, किस प्रकार का इतना जो है टिफिन की सप्लाई सही तरीके से सही टाइम पर किस प्रकार से सप्लाई हो पाती है। तो जो डब्बा वाले हैं, डब्बा वालों का बड़ा ही दुनिया में नाम है। और यही कारण है कि वर्ष 2005 में जब चार्ल्स तृतीय की शादी कैमिला पार्कर के साथ हुई तो उनको वहां पर आमंत्रित किया, डब्बा वालों को आमंत्रित किया गया था, और डब्बा वालों की तरफ से 2 प्रतिनिधि उनको हवा गए थे। हालांकि जब चार्ल्स तृतीय का राज्यारोहण हो रहा है तो इसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए जो पुणे की पगड़ी होती है, उन पुनेरी पगड़ी और ऊपर से भेजने पड़ने वाला अपरान होता है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन आ गया वही आ गया कि चार्ल्स तृतीय के राज्यारोहण समारोह में किसने उन्हें पुनेरी पगड़ी एवं अपरान भेंट किया है, तो आंसर जाएगा डब्बा वाला। डब्बा वाला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत में डब्बा वाले हैं, तो डब्बा वाला की स्थापना जो है 1890 में हुई, और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति यहाँ को महादेव हवाई बच्चे, महादेव हवाई बच्चे। इस समय यहाँ पे डब्बा वालों में कितने डब्बे की सप्लाई हो रही है, कितने डब्बों के माध्यम से काम हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1 लाख हम लोग 75,000 से लेकर के 2 लाख तक डब्बों की जो है वह डब्बे टिफिन बॉक्स जो है डेली की सप्लाई यहाँ हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये डब्बा वाला के रूप में जो है 45,000 से लेकर के 50,000 लोग तक यहाँ पर इस सप्लाई सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो चार्ल्स तृतीय के राज्यारोहण समारोह में किसने उन्हें पुनेरी पगड़ी पास और भेजा है, उत्तर जाएगा सी डब्बा वाला। उनका 6 मई 2023 को राज्यारोहण समारोह है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एशियाई चैंपियनशिप 2023 की अगुवाई किसके द्वारा की जाएगी। हु शैल लीड द एशियन चैंपियनशिप 2023 फॉर इंडिया। ए साक्षी मलिक, बी बजरंग पूनिया, सी मीराबाई चानू, और डी इनमें से कोई भी नहीं। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, एशिया में कुछ 48 देश हैं, कुल 48 देश हैं, और इन देशों के बीच में एक चैंपियनशिप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इसको हम लोग एशियाड के नाम से जानते हैं। पहला आयोजन जो है वह हुआ था नई दिल्ली में वर्ष 1951 में। अभी तक 18 आयोजन हो चुका है। 19वां जो आयोजन है यह आपको चीन के हांगझू प्रांत में किया जाएगा। इसके लिए भारत की जो है टीम बनाई गई है। उस टीम में की जो अगुवाई करेंगी वह करेंगी मणिपुर राज्य से आने वाली मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था, आपको वेट लिफ्टिंग 48 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में, और साथ ही साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का भी काम किया है। वो भारत के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इस कारण से उनको सम्मान दिया गया कि उन्हें जो है ये भारतीय टीम की अगुवाई का उनको मौका दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एशियन गेम है, एशियन गेम में अगर हम लोग बात करें तो भारत का प्रदर्शन जो है अन्य खेलों की अपेक्षा में यहाँ पर ठीक ठाक रहा है। अगर मैं आपसे प्रश्न बना दूं कि भारत का जो आज तक की आज तक का के जो मेडल हैं, उस मेडल की बात हम लोग करें तो भारत मेडल टैली में किस स्थान पर विराजमान है। अगर मैं पूछूं आपसे किस स्थान विराजमान है, तो मैं आपको आंसर बता दूं कि आंसर जाएगा 5वें स्थान पर। सबसे ऊपर में चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, चौथे नंबर पर ईरान है, और 5वां नंबर भारत का है। एक प्रश्न मेरे तरफ से फिर से, जो अगर हम एशियाड की बात करें तो एशियाड में 1998 से एक नए पुरस्कार की घोषणा हुई, और वह था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ एशियाड, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ एशियाड। इनमें सबसे अधिक बार किस देश को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द एशियाड का खिताब मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान को कुल मिला के 4 बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
तो आज की क्लास यही तक थी। एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपने नेत्र को बंद करके और एक बार इस क्लास का समापन करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।